हेलो इंडिया, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो है सेट नंबर 6 पढ़ेंगे। सेट नंबर 6 का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या कर देखते हैं। पहले क्या करते हैं कि एमसीक्यू को जो है देखते हैं और उसके थ्रू जो है जो भी इसके थ्रू जो भी टॉपिक आते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, डिटेल एक्सप्लेन करते हैं और उसके ऊपर जो फैक्ट होते हैं, जो भी फैक्ट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो एक बार फिर से स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। तो यदि ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू होती है। अंग्रेज जो है आते हैं भारत में आते हैं कब? 1600 ईस्वी में आ जाते हैं। और आते हैं तो ये अपना कंपनी खोलते हैं और कंपनी के बहुत सारे ऐसे ये लूटपाट का काम करते हैं। लेकिन मेन उजागर जो होता है लूटपाट वाला, वो आता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में जो है, प्लासी के युद्ध जब होता है उस टाइम जो पता चलता है कि अंग्रेज जो है बहुत इससे पहले लूटपाट किया था। और इसके कारण जो होता है बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला जो है क्या करते हैं, उसको रोकने का कोशिश करते हैं। और रोकने के बाद जो है युद्ध कौन सा होता है, यही प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के इसी युद्ध में पता चलता है कि अंग्रेज जो है वह इससे पहले बहुत सारे लूटपाट करते थे और यहाँ से जो है ज़्यादातर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात ये सब जो है लूटपाट करना शुरू किया था। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। देखिएगा, अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो देखिएगा वो आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था ज़्यादा था। आर्थिक क्षेत्र में जैसे अंग्रेज आते हैं तो क्या करते हैं, 1717 ईस्वी में इसको 1717 ईस्वी में इसे जो है बंगाल क्षेत्र में जो है इसे जो है मतलब फ्री ट्रेड का काम मिल जाता है, फ्री ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। जो फर्रुखसियर ने इसको स्थापित किया था, कौन किया था, फर्रुखसियर कर देते इसको। ठीक, तो वही 1717 में हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे बात होते हैं उस तरह से देखिएगा तो भू राजस्व प्रणाली भी ये लागू कर देते हैं। भू राजस्व प्रणाली को लागू कर देते हैं। भू राजस्व प्रणाली को लागू करते हैं। इसके तहत देखिएगा तो अस्थायी बंदोबस्त, इसके बाद देखिएगा तो रैयतवारी, इसके बाद देखिए महलवारी। और इसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट यदि हम देखिएगा आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव डालता है, वो जो देखते हैं कि भारत से जो है ये धन का निष्कासन करते रहते हैं, से धन निष्कासित करते रहते हैं, निष्कासित करते रहते हैं। ठीक, तो इसमें देखिएगा तो किस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आर्थिक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ब्रिटिश काल में भारत में कौन सा भू राजस्व व्यवस्था नहीं अपनाया था। अस्थायी बंदोबस्त इसको अपनाया था, रैयतवारी इसको भी अपनाया गया था, महलवारी इसको भी अपनाया गया था, और ये जो है दहसाला व्यवस्था जो है ये नहीं अपनाया गया था। इसका तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से ये सब बंदोबस्त जो है लागू कहाँ हुए थे। मान लेते हैं ये हमारा प्यारा भारत है और ये जब हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये उड़ीसा एरिया हो गया। उड़ीसा एरिया के बाद देखिएगा ये बंगाल के बगल से निकल गया, असम हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हो जाता है। ठीक, और एक क्षेत्र होता है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है ये नेपाल वाला क्षेत्र हो गया। तो ये हो गया बिहार, ये हो गया ये यूपी, बिहार हो गया, बंगाल हो गया ये। तो इस क्षेत्र में लागू होता है अस्थाई बंदोबस्त। ठीक, अब आइएगा इस एरिया में। तो इस एरिया जो होता है ये एरिया में जो होता है, इस एरिया में लागू होता है रैयतवारी व्यवस्था। इस एरिया में आइएगा पंजाब क्षेत्र में इस एरिया में आइएगा तो इस एरिया में जो लागू होता है, महलवारी व्यवस्था। अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है ये लागू होता है बंगाल एरिया में 22 मार्च 1793 को लागू होता है। और ये लागू कौन करवाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लागू करता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करवाते हैं। इसका प्रारूप तैयार जो करते हैं, इसका प्रारूप तैयार करते हैं सर जॉन सेन तैयार करते हैं। और ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पे भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू होता है।
अब इस क्षेत्र इसके लागू कितने क्षेत्र पे लागू होता है? 19% क्षेत्र पे लागू होता है। वहीं रैयतवारी की बात करेंगे हम लोग, तो रैयतवारी जो है ये 1820 ईस्वी में लागू करता है। और ये लागू जो करता है, ये इस टाइम जो है इसको लागू करते हैं, देखिएगा, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। कौन लागू करते हैं? टॉमस मुनरो। और ये जो है तमिलनाडु एरिया में लागू होता है। इसके बाद देखिए मद्रास एरिया हो गया, यानी मद्रास एरिया में ये सब लागू होता है। महलवारी की बात करते हैं, तो महलवारी व्यवस्था जो है ये लागू होता है 1822 ईस्वी में, ठीक। और इस समय जो थे इसको लागू इसके जनक की बात करेंगे हम लोग, जनक तो होल्ट मैकेंजी है, होल्ट मैकेंजी, ठीक। इसके भी जनक ये जो है टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर जो है ये जनक होते थे। ये कौन होते थे? जनक थे, ठीक, होल्ट मैकेंजी। तो ये जो है पंजाब एरिया में होता है। इसको यदि रैयतवारी की बात कीजिएगा, रैयतवारी जो थे ये 51% क्षेत्र पे लागू थे। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? भारत के 51% क्षेत्र पे लागू थे। वही महलवारी की बात कीजिएगा तो ये महलवारी जो थे 30%, भारत के 30% क्षेत्र पे लागू थे। तो इस यहाँ पे यही कह रहा है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ये राजस्व व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी, ये तीनों को अपनाया गया था, यही 10 साल व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में होता है? 19वीं सदी कह रहा है 19वीं सदी में भारत में जो सर्वाधिक निवेश ब्रिटिश पूंजी का कहाँ होता है? तो वो सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में होता है। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो कह रहे हैं कम्योटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं था? कह रहे किस क्षेत्र में जो है कम्योटी प्रथा जो है प्रचलित नहीं था? तो ये जो है असम क्षेत्र में नहीं था कम्योटी प्रथा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन को याद ही करना होता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका हम लोग क्या करते हैं, याद करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक। इसका कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं वैसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन की में देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तमिलनाडु के बंधुआ खेतों के मजदूर कृषि दास कहलाते थे। कह रहा तमिलनाडु एरिया में जो होते थे उसमें बंधुआ खेत के मजदूर जो होते थे उसको कृषि दास कहते थे। किस नाम से जानते थे? वो पनेयाल के नाम से जानते थे। किस नाम से? पनेयाल के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन में आता है, कह रहा है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था? कह रहा भारत में जब ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली लागू हुआ था तो उस टाइम जो था सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता था? जैसे देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त, इसको लागू अस्थायी बंदोबस्त होता है। बंदोबस्त ये जो लागू होता है बंगाल क्षेत्र में होता है, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और वाराणसी में भी होता है, वाराणसी और मद्रास क्षेत्र में भी देखिएगा तो होता है, थोड़ा सा मद्रास क्षेत्र में, ठीक। वो मद्रास के क्षेत्र में वो भी होता है, ठीक। तो इस एरिया में इसका होता है। और इसकी शुरुआत जो है कब होती है? 22 मार्च 1793 में होती है। और ये कौन लागू करवाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करवाता है, ठीक। तो कह रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? इस व्यवस्था के अंतर्गत होता था कि मान लेते हैं एक गाँव है ये, इस गांव में बहुत सारे ज़मींदार रहते थे, बहुत सारे पहले छोटे छोटे किसान थे और छोटे छोटे किसान बहुत सारे थे। तो उसमें क्या होता है कि देखिएगा बहुत सारे ऐसे ज़मींदार होते हैं जिसके पास बहुत ज़मीन होता है, गांव में बहुत सारा होता है ऐसे। तो मान लेते हैं गांव के अंदर में मान लिया 5 को जो है बड़े बड़े ज़मींदार थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, इसके ऊपर जो है इस गाँव के ऊपर अस्थायी बंदोबस्त लगा दिया। क्या लगा दिया? अस्थायी बंदोबस्त लगा देते हैं। और जैसे जाते हैं सब किसान को बोलते हैं कि आपको टैक्स देना होगा, ठीक। और इसके लिए क्या करते हैं, ये अस्थायी बंदोबस्त के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये 5 जो ज़मींदार थे उसको कुछ वर्चस्व दे देते हैं, बढ़ोतरी दे देते हैं कि भाई सबके जो है ना तुम टैक्स वसूल के हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुँचाएं। अब ये क्या करते हैं, छोटे किसानों से टैक्स लेते हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाते हैं। लेकिन जितना इसको प्राप्त होता है उतना ये नहीं पहुंचाते हैं, कुछ ना कुछ ये ज़मींदार जो है घपलाबाजी भी करते हैं। बढ़ा हुआ धन जो होता है ये अपने पास रख लेते हैं, बढ़ा हुआ जो टैक्स होता है वो अपने पास ज़मींदार रख लेते हैं। तो यही कह रहा है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसे अधिक लाभ हुआ था? वो जो हुआ था अधिक लाभ सबसे ज़्यादा जो है ज़मींदारों को हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, कह रहा भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। कब किया गया था? 7 जुलाई 1853 को। कब लागू किया था? 7 जुलाई 1853 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाहन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? अपवाहन सिद्धांत होता क्या है पहले ये देखेंगे, कौन नहीं करता था इसके बारे में पूछ रहा है। तो अपवाहन सिद्धांत की बात करते हैं। अपवाहन सिद्धांत की बात करें हम लोग, अपवाहन सिद्धांत जो है इसी को हम लोग क्या कहते थे? धन निष्कासन सिद्धांत भी कहते हैं। धन निष्कासन
सिद्धांत। ये जो है ये आया था 1867 ईस्वी में। कब आता है? 1867 ईस्वी में। और ये यही सिद्धांत किस बुक में लिखा था? पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश ऑफ इंडिया नाम का एक पुस्तक था, उसमें लिखा गया था। ठीक, तो और ये जो ये बुक लिखे थे कौन? दादा भाई नौरोजी ये बुक लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि इसको विश्वास नहीं था, तो ये विश्वास जो नहीं था सर सैयद अहमद खां को विश्वास नहीं था। तो आंसर जो है डी। इसका कहना था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे देश से कोई भी अंग्रेज जो है कोई भी सामान नहीं ले जा रहा था। कहानी क्या था इसमें? क्या होता था कि ये क्या है, हम लोगों का प्यारा भारत है, ठीक है। तो ये क्या होता था, यहाँ पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी रहते थे और ये क्या करते थे, यहाँ से सारा धन जो है, सारा का सारा धन जो है ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? ये ब्रिटेन को पहुँचा देते थे। कहाँ पहुँचा देते थे? ब्रिटेन को। तो इसीलिए कहा गया था कि हमारे देश से जो है बहुत सारे धन जो है धीरे धीरे सतत प्रवाह के रूप में धीरे धीरे जो है ब्रिटेन जा रहा है। तो ये बात दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक, तो यही इस बात को ये सहमत नहीं थे। कौन? सर सैयद अहमद, ये सहमति इससे नहीं थे। चलते अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द जो है इंपीरियल प्रेफरेंस जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत के ब्रिटिश रियासतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता है, या ब्रिटिश नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रजातीय भेदभाव के ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है इंपीरियल शब्द का प्रयोग जो है ये जो है ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए किए जाते थे इंपीरियल प्रेफरेंस का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कृषकों को हित के अधीन सुरक्षा प्रदान की गई थी। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? भू राजस्व प्रणाली लागू किया था, भू राजस्व लागू किया था। और कितने तरह के लागू किए थे? बहुत सारे किए थे, जिसमें से 3 जो है प्रमुख हुआ करते थे। कौन? अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा जो होता था रैयतवारी, और तीसरा जो हुआ था महलबारी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? महलबारी व्यवस्था हुआ। तो ये 3 तरह के भू राजस्व प्रणाली को अंग्रेज ने क्या किया था? भारत में लागू किया था। इसके तहत देखिएगा तो ये रैयतवारी व्यवस्था के तहत जो है क्या होता था? प्रणालियों के तहत जो कृषकों के हित की सुरक्षा का बात किया गया था। किसके प्रणाली के तहत? रैयतवारी व्यवस्था के तहत किया गया था इसका सुरक्षा का बात। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। मद्रास में ये लागू था रैयतवारी भू व्यवस्था। इसके तहत क्या किया था? कृषकों किसानों के हित की बात थोड़ा सा हो रहा था भारत में। ठीक, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1793 को। कब किया गया था? 22 मार्च 1793 को किया जाता है। तो इसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रैयतवारी व्यवस्था कब लागू किया गया था? रैयतवारी व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था जो लागू किया जाता है 1820 ईस्वी में। कब लागू किया जाता है? 1820 में लागू किया जाता है। 1820 में लागू किया जाता है। इसके जनक कौन थे? इसके जनक जो अलेक्जेंडर रीड और होल्ट मैकेंजी और ना थॉमस मुनरो। कौन थे? थॉमस मुनरो, ये इसके जनक थे। इस टाइम देखिएगा, इस टाइम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ये बताइए। गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करते थे। ठीक, तो ये जो है लागू कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू हुए थे उनमें से शामिल थे। कल अस्थायी बंदोबस्त जहाँ जहाँ लागू हुआ था उनमें कौन कौन सा क्षेत्र था जो वहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिल्कुल बंगाल में लागू हुआ था। बिहार में भी लागू हुआ था। उड़ीसा में भी लागू हुआ था। मद्रास के उत्तरी, हाँ बिल्कुल मद्रास के उत्तरी क्षेत्रों में भी लागू हुआ था। बनारस में भी लागू हुआ था। तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 सब है। आंसर जो है इसमें आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अस्थायी बंदोबस्त बताइए हमको कब लागू हुआ था? तो ये लागू होता है 22 मार्च को, बता चुके हम लोग पहले। 22 मार्च
1793 को। ये बार बार लिखने का मतलब एक ही है कि जिससे क्या हो, बार बार दिमाग में जाए और याद हो जाए। ठीक, 22 मार्च 1793 कौन लागू करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करवाया था। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अफीम उत्पाद के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध कौन थे? बिहार हुआ करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? बिहार से, जैसे यहाँ पे बिहार मान लेते हैं, बिहार से क्या करते थे? गंगा नदी के माध्यम से, गंगा नदी के माध्यम से जो है गंगा नदी के माध्यम से जो है बंगाल क्षेत्र में जो है इसको ले जाया करते थे ज़्यादातर, बंगाल क्षेत्र में। ठीक, और यहाँ से जो है ये अपना व्यापार करते थे। तो बिहार से कहाँ जाते थे? बंगाल क्षेत्र में अफीम के, यानी खेती सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ प्रसिद्ध था? बिहार में। और यहाँ से जो ले जाया करते थे बंगाल जो है ले जाया करते गंगा नदी के माध्यम से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करें, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? देखिए, नील कृषक की बात कर रहे हैं तो बंगाल में जो है बंगाल में नील विद्रोह होता है। कहाँ होता है? बंगाल में नील विद्रोह होता है। और ये जो होता है 1857 से लेकर 1860 के लगभग होता है। 1857 या 60 या 59 के लगभग होता है। ठीक, इस समय होता है। और इसी विद्रोह को देख के एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण नाटक लिखा जाता है। और इस नाटक के लेखक जो थे इस नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन लेखक थे? दीनबंधु मित्र। कौन लेखक थे इसके? दीनबंधु मित्र। तो कौन लेखक थे इसके? दीनबंधु मित्र। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कौन ऐसा था जो विचार किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है भारत में घिनौनी तरीके से चल रहा है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने इसने कहा था कि भारत में जो है ब्रिटिश का जो आर्थिक नीति चल रहा है वहाँ पे वो बहुत ही घिनौनी है। ठीक, और ये जो है क्या कहते हैं, मार्क्सवादी नेता हुआ करते थे। ये कौन से नेता हुआ करते थे? मार्क्सवादी विकास का मार्क्सवादी नेता या मार्क्सवादी नेता या विकास किया ना, मार्क्सवादी नेता या विकास सिद्धांत दिया था। नेता ने विकास सिद्धांत दिया था। ठीक, सिद्धांत दिया था। और ये जो है इसके पुस्तक की बात करें हम लोग इसके पुस्तक जो है दास कैपिटल है। कौन पुस्तक है? दास कैपिटल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? अंग्रेज द्वारा जो है सबसे पहले जो है बागान कहाँ लगाए गए थे? तो पहला ऑप्शन है चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में। सबसे पहली बात पर है, सबसे पहला जो लगाया गया था वह वायनाड जनपद में लगाया गया था अंग्रेज द्वारा कहवा मतलब क्या जानते हैं ना? कहवा मतलब कॉफ़ी की बागान। ठीक, कॉफ़ी के बागान कहाँ लगाया गया था? सबसे पहले लगाया गया था कॉफ़ी की बागान जो है वायनाड जनपद में। कहाँ लगाया था? वायनाड जनपद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के लिए विचार प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, आर्थिक दोहन के लिए, आर्थिक दोहन हो रहा था भारत में, भारत का क्या हो रहा था? भारत का आर्थिक दोहन हो रहा था, आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहा था भारत को। कौन कमज़ोर कर रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश लोग जो है कर रहा था इसको। तो इसके बारे में कि सबसे पहले इसके बारे में जो विचार किया था कि कौन दोहन कर रहा है, तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका विचार किया थे। कब किया थे? 1867 ईस्वी में। इन्होंने ये बोलते हैं कि हमारे देश से जो है धन का निष्कासन हो रहा है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इसका निष्कासन किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? देखिए, भू राजस्व व्यवस्था तो आप लोग पता है 3 थे। तो जिसमें हम देखिएगा, जिसमें सर टॉमस मुनरो की बात करें या रैयतवारी व्यवस्था या बंदोबस्त रैयतवारी व्यवस्था, लिखिए व्यवस्था से ये संबंधित है। ये जो है 1820 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1820 ईस्वी में। और लागू जो होता है ये लागू होता है मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर होता है। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर
प्रेसिडेंसी के अंदर जो है ये लागू होता है। कहाँ लागू होता है? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी है। तो सर थॉमस मुंडो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे? तो वो जो थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसी से इस क्लास में 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं और फुल डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगता है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और अपना सजेशन अपने कमेंट में दीजिए, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद।